गुड मॉर्निंग, कैसे हैं? आशा करते हैं आप ठीक होंगे। और आज मैंने जो पिछले वीडियो में चर्चा करा था, जो मैंने सिलेबस लेके आया था और उस सिलेबस में बात किया था कि हम वर्ड्स पावर वोकैबुलरी पे काम करेंगे, तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ वोकैबुलरी और उसके आगे की फिर चर्चा करेंगे। तो लेट्स सी द फर्स्ट थिंग दैट विदाउट वर्ड्स पावर वी कांट इंप्रूव आवरसेल्फ। मैंने पहले भी कहा था कि जब तक हमारे पास वोकैबुलरी नहीं होगा, जब तक हमारे पास वर्ड्स पावर नहीं होंगे, तब तक हम इंग्लिश को अच्छा नहीं कर सकते हैं। और इसी के लिए मैंने छोटे छोटे वर्ड्स, कलेक्शन ऑफ वर्ड्स लाया हूं मैं आपके लिए, जिससे कि आप उस वर्ड्स पे सेंटेंस बनाएंगे और उस वर्ड्स से आगे बढ़ेंगे। जो वर्ड्स हैं आप देख सकते हैं बोर्ड पे बहुत सारे वर्ड्स लिखे हुए हैं, और आपके लिए मैंने हर दिन का एक सीरीज बनाया हूं कि जितने वर्ड्स होंगे उसका एक एग्जाम्पल। आपको इसमें करना क्या है मैं आपको अभी बता देता हूं। मैं एक वर्ड है मेरे पास, उसका मीनिंग है, उसका एग्जाम्पल है। आपको ये तीनों चीज बताया जा रहा है। वर्ड का मोड कैसा है, मतलब वो क्या है, नाउन है, वर्ब है, प्रीपोजिशन है, ये मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे। आपको करना क्या है कि दैट व्हाट यू विल हैव टू डू, यू विल हैव टू मेक एग्जाम्पल्स आफ्टर इट और यू विल हैव टू यूज इट। सबसे इंपॉर्टेंट काम है कि आप जो भी वर्ड्स पर पढ़ेंगे उस वर्ड्स के एक दूसरा सेट ऑफ एग्जाम्पल आपको तैयार करना है और उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करना है। मीन्स जो भी आप इस वीडियो को देखेंगे, आप इस वर्ड पे एक एक्स्ट्रा एग्जाम्पल बनाएंगे और उसको यूज करेंगे। बट यू विल हैव टू यूज इट इन अ प्रॉपर वे। तो चलिए हम वर्ड्स को डिस्क्राइब करते हैं। जो हमारा पहला वर्ड है आज का, वो है एक्सेप्ट। इसका ये वर्ब है, इसका मतलब होता है स्वीकार करना। स्वीकार करना का मतलब जो हम चीज को एक्सेप्ट करते हैं, स्वीकार करते हैं। और इसका एक एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, that you don't accept it, तुम इसे स्वीकार नहीं करते हो, you don't accept it, right? If you talk about the next word, हम अगर इसकी बात करें तो इसका यहाँ पे एक abuse है। जैसे हम abuse गाली देते हैं, हम किसी को अगर गाली देना हो तो हम उसके लिए यूज करते हैं abuse। abuse का मतलब होता है गाली देना, ये भी एक verb है, right? हम जब गाली देते हैं तो हम कहते हैं कि मैं तुम्हें गाली नहीं देना चाहता हूँ, I don't want to abuse you, मैं तुम्हें गाली नहीं देना चाहता हूँ। He wants to abuse you, वह तुम्हें गाली देना चाहता है। तो we can make such sentences, क्योंकि हम ये हर दिन बोलते हैं और इस तरह के सेंटेंसेस जब हम यूज करेंगे तो हम अपने इंग्लिश को और इम्प्रूव कर सकते हैं। टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट, जो तीसरा वर्ड है हमारे पास, वो है एक्ट। एक्ट का मतलब होता है कार्य करना, एक्ट का मतलब होता है अभिनय करना। तो ये जो एक्ट है, इसका एक एग्जाम्पल मैंने लिखा है, ही एक्टेड वेल, उसने बेहतरीन अभिनय किया। उसका जो अभिनय था, उसकी जो एक्टिंग थी वो अच्छी थी। तो व्हाट आई रोट हियर, आई रोट ही एक्टेड वेल, उसने बेहतर अभिनय किया। हम इसको दूसरे शब्दों में ऐसे दूसरा सेंटेंस अगर बनाना चाहें तो आई कैन सी दैट यू शुड एक्ट ऑन माई एडवाइस। आपको मेरे एडवाइस पे, आपको मेरे विचार पे सोचना चाहिए, कार्य करना चाहिए। यू शुड एक्ट ऑन माई एडवाइस, मेरा जो विचार दिया गया आपको, दैट वी कैन मेक सच सेंटेंसेस। टॉकिंग अबाउट द फोर्थ, जो चौथा सेंटेंस है हमारे पास, वो है अक्रॉस। अक्रॉस एक प्रीपोजिशन है और इसका मतलब होता है पार, राइट? तो आई रन अक्रॉस द पार्क, मैं दौड़ा पार्क के उस पार, राइट? तो क्या होगा, आई रन अक्रॉस द पार्क। तो आपको इस पे एक और सेंटेंस बनाना है जो आप बनाएंगे, उम्मीद है ऐसा, और इसको आप पढ़ेंगे भी, आपको इसको याद भी करना है, राइट? टॉकिंग अबाउट द फिफ्थ, दैट इज एडजस्ट। ये क्या है, इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या होती है, दैट इज एडजस्ट। इसको बहुत लोग एडजस्ट कहते हैं, दैट इज व्हाट, एडजस्ट। इसका मतलब होता है समायोजित करना या मिलाना। हम जिस इन्वायरमेंट में, मैंने यहाँ पे लिखा है कि आई एडजस्ट इन दिस इन्वायरमेंट, मैं इस इन्वायरमेंट में एडजस्ट हो गया, मैं इस इन्वायरमेंट में आके एडजस्ट हो गया, मतलब आके समायोजित हो गया आप कह सकते हैं। मैं इस इन्वायरमेंट में, मैं इस वातावरण में आके रम गया, रह गया। तो दैट वी कैन से दैट वी यूज दैट टर्म एडजस्ट फॉर इट। टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट, दैट इज एडमिट। एडमिट का मतलब ही स्वीकार करना होता है। अगर हम एडमिट का यूज करें तो इसका मतलब ही स्वीकार करना होता है। तो मैंने लिखा है कि आपको अपने गलतियों को स्वीकार करना चाहिए। तो दैट यू शुड एडमिट योर मिस्टेक्स। आपको अपनी गलतियों को क्या करना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए। जब हम अपनी गलतियों को स्वीकार करते हैं, जब अपने मिस्टेक्स को स्वीकार करते हैं, राइट, तो हम यहाँ कहते हैं कि यू शुड एडमिट योर मिस्टेक्स। एडमिट का मतलब यहाँ पे आप देख रहे हैं, एडमिट को मैंने अंडरलाइन किया है, इसका मतलब होता है स्वीकार करना। मिस्टेक्स का मतलब होता है गलती। शुड का मतलब होता है चाहिए। तो आप यहाँ से भी आप देख सकते हैं कि आपको वर्ड्स मिल रहे हैं।
यू का मतलब होता है आप या तुम जो कहें, तो यू शुड एडमिट योर मिस्टेक्स, मतलब आपको अपनी गलती क्या करनी चाहिए, स्वीकार करनी चाहिए, एडमिट करनी चाहिए। टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट, इसका मतलब है अडॉप्ट। जब हम अडॉप्ट की बात करते हैं, इसको बहुत लोग एडोप्ट पढ़ते हैं, एडोप्ट, तो ये क्या है, दैट इज अडॉप्ट। जब हम अडॉप्ट कहते हैं तो इसका मतलब होता है अपनाना, इसका मतलब स्वीकार करना होता है। जैसे हम अगर कोई बच्चा अडॉप्ट करते हैं तो हम ये नहीं कहेंगे कि आई एडमिट अ चाइल्ड, आई एडमिट अ बेबी, हम उसको क्या कहेंगे कि ही अडॉप्टेड ए बेबी। उस अडॉप्ट, उस स्वीकार करने को हम कहेंगे ही अडॉप्टेड ए बेबी, उसने एक बच्चे को क्या किया, स्वीकार किया, उसने एक बच्चे को गोद लिया। तो यहाँ पे गोद लेना भी कह सकते हैं, दैट ही अडॉप्टेड अ बेबी। आप ये देख रहे हैं कि जो अडॉप्ट है वो अडॉप्टेड बन के आया है, तो ये क्या है, वर्ब का सेकंड फॉर्म है, राइट। और बेबी का मतलब आपको पता ही होगा, तो क्या है कि ये कह रहा है, और ही जो है ये भी पता है क्या है, तो ही अडॉप्टेड ए बेबी, चूंकि मैं इस पे फोकस्ड कर रहा हूँ तो ये वर्ब का दूसरा रूप है, और इसको कह सकते हैं ही अडॉप्टेड अ बेबी। टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट, ये है एक्चुअली, इसका मतलब होता है वास्तव में। हम कहते हैं वास्तव में ऐसा हुआ, वास्तव में ऐसा हुआ, तो उसकी इंग्लिश क्या हो सकती है, हम हर बार बोलते समय कहते हैं वास्तव में, वास्तव में ये हुआ, वास्तव में वो हुआ, तो ये वास्तव में क्या है, तो वास्तव में का जो इंग्लिश है उसको कहते हैं एक्चुअली। एक्चुअली ही मे नॉट कम, वास्तव में वो नहीं आएगा, राइट। एक्चुअली ही इज नॉट कमिंग, वास्तव में वह नहीं आ रहा है, राइट। तो व्हाट वी से, देखिए आप कितने अच्छे से आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, बोल सकते हैं, एक्चुअली ही इज नॉट कमिंग, एक्चुअली वह नहीं आ रहा है, राइट। टॉकिंग अबाउट द बेट, बेट, हम हमेशा बेट लगाते रहते हैं एक दूसरे से, शर्त लगाते रहते हैं, और ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, बेट लगाओ, ये करो, इंडिया जीतेगा, आईपीएल में कौन जीतेगा, बराबर का बेट लगाते हैं। और कभी कभी बेट में दोनों हार जाते हैं, कभी कभी मैच टाई हो जाता है। लेकिन जो बेट है इसका मतलब होता है शर्त लगाना, बाजी लगाते हैं हम, चलो बेट लगाते हैं। हम कोई लूडो खेल रहे हैं आजकल लॉकडाउन में, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, बाजी लगा रहे हैं। तो जब बाजी लगाते हैं तो होता है कौन जीतेगा, हम जीतेंगे। अगर 4 लोग खेल रहे हैं तो 2 बाजी लगा के हम जीतेंगे, हम जीतेंगे, पता चला चौथा जीत गया, कोई तीसरा जीत गया। तो जो बेट लगाने का मतलब है, इसका मतलब होता है बेट लगाना। तो यहाँ पे मैंने एक सेंटेंस बना, आई कैन बेट ऑन इट, मैं इस पर क्या कर सकता हूँ, बाजी लगा सकता हूँ, आई कैन बेट ऑन इट। आप जो 10वां सेंटेंस है, दैट द 10th वन इज बाइट, ये एक नाउन भी है और एक वर्ब भी है। ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस हैं जिसका अलग अलग रोल है, लेकिन मैं सोचा कि आपको यहाँ से बताऊँ, चूँकि आप अगले वीडियो में जब आप वर्ड्स देखें तो उस पर क्लियरिफिकेशन करें और उसको और अच्छे से समझा जाए। तो इसका मतलब होता है काटना। लेकिन मैंने जो पहला जो सेंटेंस बनाया है, लिखा है यू कैन टेक अ बाइट। आप देख सकते हैं मैंने लिखा है व्हाट, कि यू कैन टेक अ बाइट। मैंने यहाँ कहा यू कैन टेक अ बाइट, मतलब कि तुम एक टुकड़ा ले सकते हो। यहाँ जो बाइट का मतलब है उसका मतलब क्या हो रहा है, टुकड़ा। इट मीन्स टू से दैट ये जो बाइट है ये हम किसके तरह यूज कर रहे हैं, ये बाइट को हम नाउन की तरह यूज कर रहे हैं, ना कि वर्ब की तरह यूज कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही दूसरे सेंटेंस में हम जाते हैं, लिखते हैं डॉग बाइट्स, इसका मतलब हुआ कि कुत्ता जो है वो क्या करता है, काटता है। तो डॉग बाइट्स, हम इसको, तो ये जो वर्ड्स हैं इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि हम इसको सेंटेंस में कैसे यूज करें। तो वर्ड्स को रटने से बेहतर है हम इसको सेंटेंस में यूज करें और इसको बेहतरीन तरीके से इसका एक एग्जाम्पल बनाए। तो आपको करना क्या है, आप इस जो भी वर्ड्स पढ़ेंगे, एक्सेप्ट, अब्यूज, एक्ट, अक्रॉस, एडजस्ट, एडमिट, अडॉप्ट, एक्चुअली, बेट, बाइट। फिर से मैं रिपीट करूं, एक्सेप्ट मतलब स्वीकार करना, अब्यूज मतलब गाली देना, एक्ट मतलब अभिनय करना, अक्रॉस मतलब पार, एडजस्ट मतलब समायोजित करना, मिलाना, एडमिट मतलब स्वीकार करना, अडॉप्ट मतलब अपनाना या स्वीकार करना, एक्चुअली मतलब वास्तव में, बेट शर्त लगाना, और फिर मैंने कहा बाइट, तो इसका मतलब होता है काटना, और अगर नाउन के रूप में यूज करें तो टुकड़ा। तो ये रहा आज का आपका वर्ड्स पावर। होप आप इसको याद करेंगे और आगे चलते हैं और पढ़ते हैं। आज के लिए कम्युनिकेशन के बारे में जानते हैं कि कम्युनिकेशन क्या होता है और इंग्लिश में कम्युनिकेशन का यूज क्या है। तो चलिए देखते हैं। मैंने कहा कि कम्युनिकेशन के बारे में मैं चर्चा कर रहा हूं, तो आइए देखते हैं कम्युनिकेशन क्या होता है और इसके यूजेस क्या हैं। कम्युनिकेशन एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। मैंने कहा कि कम्युनिकेशन हम कैसे करते हैं, कम्युनिकेशन का प्रोसेस क्या होगा। और कम्युनिकेशन बहुत सारा मीडियम है कम्युनिकेशन का, द वेरियस मीडियम्स ऑफ द कम्युनिकेशन, मतलब हम किसी को किसी भाषा से कम्युनिकेट करते हैं, किसी लैंग्वेज में कम्युनिकेट करते हैं। तो लैंग्वेज
कि कम्युनिकेशन को लैंग्वेज से जब हम कम्युनिकेट करते हैं तो हमारे पास बहुत सारे लैंग्वेजेस हैं जिससे कि हम कम्युनिकेट करते हैं। देयर आर वेरियस लैंग्वेजेस थ्रू विच वी कैन कम्युनिकेट विद द पीपल। बहुत सारे लैंग्वेजेस होते हैं राइट जिससे कि हम कम्युनिकेट करते हैं। लेकिन आज हमारा जो चर्चा है वो इस कम्युनिकेशन टॉपिक पे है कि कम्युनिकेशन के क्या क्या रोल्स हैं। कम्युनिकेशन का मतलब ये कि हम अपने आइडियाज़ को एक्सचेंज करते हैं, एक दूसरे तक पहुंचाते हैं, दैट इज कॉल्ड कम्युनिकेशन राइट। तो मैंने लिखा था एक्सचेंज ऑफ आइडिया इज कॉल्ड कम्युनिकेशन। जब हम अपने आइडियाज़ को क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं, दूसरे तक पहुंचाते हैं। जब हम दूसरे को तक अपने आइडियाज़ को क्या करेंगे, पहुंचाएंगे, तो इस पर्टिकुलर प्रोसेस को क्या कहेंगे, दैट इज कॉल्ड कम्युनिकेशन। अब बात करते हैं कि कम्युनिकेशन जो है आया कहाँ से। कम्युनिकेशन एक लैटिन वर्ड है। कैसा वर्ड है, दैट इज द लैटिन वर्ड, और ये इसका मतलब होता है कमिंस राइट। ये कमिंस से आया है और कमिंस का मतलब होता है टू एक्सप्रेस, मतलब कि हम अपने आप को किस तरीके से एक्सप्रेस करते हैं, किस भाषा में एक्सप्रेस करते हैं कि वो हमारी बात वहां तक पहुंच जाएगी। लेकिन आप देख सकते हैं कि एक तो हम बोल रहे हैं, हम अपना कम्युनिकेशन आप तक पहुंचा रहे हैं, हम अपनी बातों को बोल के पहुंचा रहे हैं, तो दैट इज द टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। लेकिन ऐसा कुछ भी हो सकता है जो अगर हम सपोज करें कि हम बोल ही नहीं सकते हैं, मेरे पास आई एम अनेबल टू स्पीक, देन हाउ कैन आई कम्युनिकेट। तो आप देखते होंगे टेलीविजन पे आता है वो ऐसे ऐसे करके, मतलब बाय द वे ऑफ फिंगरिंग और बाय द लिप्स मूवमेंट वी कैन जज द पार्ट ऑफ दैट इज, तो वो भी एक तरह का कम्युनिकेशन है। तो सच ए पीपल गेट द वे ऑफ कम्युनिकेशन इन दैट पर्टिकुलर वे। तो उनका जो प्रोसेस होता है कम्युनिकेशन का वो दूसरा होता है, मतलब वो दूसरे तरीके से कम्युनिकेट करते हैं। हर तरह का कम्युनिकेशन है, मतलब अगर आप सपोज कीजिए कि हम किसी को बुलाएं, इधर आओ, खड़ा हो, तो ये भी अगर वो समझ गया मेरी बात को तो ये भी कम्युनिकेशन है। तो हम अपनी बातों को एक्सप्रेस कैसे करते हैं, हाउ टू एक्सप्रेस, दैट इज द पार्ट दैट इज कॉल्ड कम्युनिकेशन। अब कम्युनिकेशन के थोड़ा प्रोसेस को समझ लें, क्योंकि आप सब लोग जानते हैं कि कम्युनिकेशन कैसे होता है, कम्युनिकेशन का क्या प्रोसेस है, हम अगर किसी को अपनी बातों को पहुंचाना है तो कैसे पहुंचाते हैं, और हर लोग अपने अपने तरीके से अपनी बातों को दूसरे तक पहुंचाते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जब हम पढ़ते हैं तो ये जानना इंपॉर्टेंट है कि जो भाई कम्युनिकेशन है उसका प्रोसेस क्या है, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। तो जो कम्युनिकेशन के प्रोसेस की बात करते हैं तो हमारे पास एक होता है सेंडर। अब आपको एक चीज और बता दें, जो कम्युनिकेशन होता है वो हमेशा फिक्स्ड होता है। हम सोच लेते हैं, पहले प्रोटोटाइप तैयार कर लेते हैं कि चलो ये कम्युनिकेशन हो रहा है और हमको कुछ कहना है, दैट वी ऑलरेडी फिक्स्ड इन आवर माइंड कि वी विल हैव टू डू इट राइट। और हम क्या करते हैं, हम फिक्स कर लेते हैं कि हमें ये कम्युनिकेशन करना है। तो जब कोई सेंडर है, सपोज कीजिए कि कोई सेंडर है जो कुछ कहना चाहता है, तो क्या करेगा, वो इनकोड करेगा, मतलब कुछ करेगा, मतलब एक प्रोटोटाइप तैयार करेगा कि हमको एक कहना है, सोचेगा, दैट ही विल थिंक अबाउट इट। ये क्या करेगा, दैट ही विल थिंक राइट, वो सोचेगा, ही विल थिंक अबाउट इट। और जब वो सोचेगा तो एक वो मीडियम में सोचेगा कि हमको किस मीडियम में अपनी बातों को पहुंचाना है, इन विच मीडियम विल हैव टू स्पीक। तो जो मीडियम होगा वो क्या करेगा, उस पहले तो इनकोडिंग होगा वहां पे राइट। वो क्या होगा, पहले इनकोडिंग होगा। जैसे आपको एक एग्जांपल समझाएं कि अगर सपोज कीजिए कि हम आपको कुछ मैसेज भेजना चाह रहे हैं और जिसका कोई मतलब हम एक मैसेज भेजें आप तक, जो मीडियम है वो जो भी मीडियम हो, व्हाट एवर द मीडियम इज कंसर्न, बट हम आपको एक मैसेज भेजना चाहते हैं और हम कुछ अगर लिख देते हैं, जैसे अगर हम लिखें PNBE राइट, और हम इस मैसेज को मीडियम, एक मीडियम है, मैंने इस मीडियम के व्हाट्सएप के थ्रू आप तक भेजा, अगर इस पर्टिकुलर PNBE को लिख के मैंने व्हाट्सएप के थ्रू आप तक भेजा और आपने रिसीव भी करा, आप क्या किए, इस पर्टिकुलर प्रोसेस से आपने रिसीव भी कर लिया। लेकिन जब ये रिसीव किए तो आपको समझ में नहीं आ रहा है कि PNBE क्या है, तो कम्युनिकेशन नहीं हुआ, मतलब हम अपनी बात को आप तक नहीं पहुंचा पाए। सब चीज मौजूद है, डिस्पाइट आई एम अनएबल टू कन्वे द मैसेज, ये पूरा प्रोसेस है, हम आपको कन्वे नहीं कर पाए। दूसरा क्या है, अगर हम यहाँ बैठे हुए हैं और आप उधर देख रहे हैं, हम आपको ऐसे से आपको बुला रहे हैं और आपका ध्यान कहीं और है, हम बोल रहे हैं नोट डाउन, और आप कहाँ हैं, तो आप कहीं और देख रहे हैं, आप लूडो खेलने में व्यस्त हैं, आप PUBG खेल रहे हैं, आपका ध्यान ही नहीं है, तो मेरा कम्युनिकेशन इफेक्टिव हुआ, बिल्कुल नहीं हुआ। तो कम्युनिकेशन को इफेक्टिव करने के लिए मतलब उसका समझना जरूरी है, और जब हम समझेंगे तो उसको क्या कहेंगे, डिकोड करना जरूरी है। अगर हम इसको डिकोड कर लिए कि नहीं भाई PNBE का मतलब क्या हुआ, पटना, तो हम डिकोड कर लिए कि इसका मतलब ये हुआ। जैसे अभी आप इंग्लिश लैंग्वेज में आप देखते होंगे कि कोई नाइट लिखता है, अभी आप नया रिसर्च है, अगर कोई नाइट लिखता है तो ऐसे लिख दे
आप व्हाट्सएप में देखते होंगे नाइट लिखता है, तो ये तो मेरे को पहले समझ में नहीं आया कि क्या है, मतलब कोई हमको ऐसा रात में लिख रहा था और आई एम अनएबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस, लेकिन फिर समझ में आया कि नहीं ये नाइट है। तो अगर आप देखेंगे तो ये क्या है, मतलब कि जो सेंडर मैसेज सेंड कर रहा है और वो रात में ये लिख रहा है NI और 8 लिखा हुआ है, तो आई एम अनएबल टू अंडरस्टैंड कि ये क्या है भाई, इसको क्या पढ़ेंगे, इसको क्या समझेंगे। लेकिन जब समझ में आया तो जब मैंने जब ये डिकोड हुआ तो पता चला कि ये नाइट है। तब क्या हुआ, तब ये कम्युनिकेशन कंप्लीट हुआ, तब इसको कहेंगे एक प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन हुआ। ये जो कम्युनिकेशन हुआ ये कंप्लीट कम्युनिकेशन हुआ। देन वी कैन से दैट कि नहीं चलो जो मेरा प्रोसेस हुआ वो कंप्लीट हुआ। जैसे आपको दूसरे एग्जांपल से समझाते हैं। यू कैन टेक द एग्जांपल कि मैंने आपको कुछ लिख के व्हाट्सएप करा और आप क्या किए, उस व्हाट्सएप मैसेज को पढ़ लिए और रिस्पॉन्ड नहीं किए। तो जैसे मैंने आपसे बोला कि चलो हम कल 10 बजे मिलते हैं, कल 10 बजे दिन में मिलते हैं, आप तक वो मैसेज पहुंच गई, आप उस मैसेज को समझ भी गए। और जब आप समझ गए तो जब आप वो समझ गए, आप उस चीज को समझ गए, तो जरूरी नहीं है कि आप उसको रिस्पॉन्ड नहीं करें। मेरी बात आप तक पहुंच गई, दैट इज एनफ, और वो एक कम्युनिकेशन है, दैट इज द पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन। मैंने अपने बात को आप तक पहुंचा दी और आप उस बात को सीधा समझ गए, दैट इज द पार्ट ऑफ ऑल्सो कम्युनिकेशन, वो भी पार्ट है कम्युनिकेशन का। तो ये है कम्युनिकेशन का प्रोसेस। अब चर्चा ये करना है कि कम्युनिकेशन का टाइप क्या है। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, दैट इज द वर्बल कम्युनिकेशन एंड सेकेंड वन इज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। एक वर्बल कम्युनिकेशन है और दूसरा कैसा कम्युनिकेशन है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है। अगर हम बात करें वर्बल कम्युनिकेशन की तो ये साउंडफुल कम्युनिकेशन है, बोल के करने वाला कम्युनिकेशन, लिख के करने वाला कम्युनिकेशन। मगर कुछ लिख दिए, कुछ बोल दिए, तो ये कैसा कम्युनिकेशन है, वर्बल कम्युनिकेशन इसको कहते हैं। और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या है, साउंडलेस कम्युनिकेशन, दैट इज द नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो हमारे पास जो कम्युनिकेशन है वो 2 टाइप का है, दैट इज द वर्बल कम्युनिकेशन एंड सेकंड वन इज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो होप आप समझ रहे होंगे कि जो कम्युनिकेशन का प्रोसेस है वो ये है कि हम किस तरीके से कम्युनिकेट करें, उसमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। और ये इंग्लिश में इम्पॉर्टेंट है, ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जब हम किसी से कम्युनिकेट करते हैं, सपोज करें कि आप यहाँ से किसी दूसरे कंट्री में गए और आपको सिर्फ एक ही भाषा आती हो, वो हिंदी है, that you know only the language that is Hindi and you don't know how to communicate, आप उस भाषा को नहीं जानते हैं, then how will you communicate। तो आप तो सब चीज़ कर रहे हैं, आप सेंडर हैं, आपके मन में बात है, आप प्रो थिंक कर चुके हैं कि हमको क्या बोलना है, और जो सामने वाला है आपकी बात को डिकोड ही नहीं कर रहा है, तो आपका कम्युनिकेशन नहीं होगा। तो चीज़ों को डिकोड करने के लिए, चीज़ों को समझने के लिए दैट कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट है। एक माध्यम जरूरी है और एक लैंग्वेज जरूरी है, और उस लैंग्वेज, वो जो लैंग्वेज है दैट लैंग्वेज इज कॉल्ड इंग्लिश। अगर वो हमारे पास होगा, बाय विच वी कैन कम्युनिकेट इन द प्रोसेस, इन द प्रोस्पेक्टिव वे, और इन प्रॉपर वे, और इन इफेक्टिव वे। तो इफेक्टिव वे of communication is English, and the communication is a term, that's why the chapter communication is very important for us। ये chapter जो communication है ये बहुत important, it's very very important, by which we can enhance, by which we can learn English, that's why that I taught you the communication। इसलिए मैंने आपको आज ये communication की चर्चा करी। चलिए, तो अभी हम लोगों ने communication की चर्चा करा, और communication जाना कि कितने तरह का communication होता है, verbal communication, non verbal communication। और उसके बाद जो हम लोग ग्रामर पोर्शन की जो हम लोग चर्चा करने वाले हैं, जो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो सबसे पहले आइए समझते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है, इसको कहते क्या है। Means today we're gonna discuss about the parts of speech, and we'll try to know that what is the meaning of parts of speech। So how can we define the parts of speech? So let's see the definition। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? इफ़ यू वांट टू अंडरस्टैंड, तो मैं आपको बताऊं, पार्ट्स ऑफ स्पीच एक सेंटेंस में अलग अलग वर्ड्स होते हैं, और सारे वर्ड का कोई ना कोई स्पीच है, मतलब सारे वर्ड्स का कोई ना कोई जॉब है, और वो जो जॉब डिफाइन कर रहा है, मतलब सारे वर्ड्स का जो जॉब है वो क्या है, उसका क्या है, वो पार्ट्स ऑफ स्पीच है। तो मैंने यहाँ पे लिखा अ नेम गिवन टू ए वर्ड बेस्ड ऑन इट्स जॉब। कहाँ पे? इन अ सेंटेंस। फिर से समझिए, अ नेम गिवन टू ए वर्ड बेस्ड ऑन इट्स जॉब इन अ सेंटेंस इज कॉल्ड व्हाट? इट्स कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या कहते हैं कि अ नेम, मतलब जितने भी सेंटेंस हैं उसमें
वर्ड है और उस वर्ड का कुछ ना कुछ असाइंड जॉब है और दैट जॉब इज कॉल्ड, जो जॉब है उस सेंटेंस में, उस जॉब को क्या कहते हैं, इस जॉब इन अ सेंटेंस दैट इज कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब सवाल है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच होते कितने तरह के हैं, हम उसकी चर्चा करेंगे एक एक करके। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 तरीके के हैं, दे आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। 8 हैं, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। तो आज हम उसकी चर्चा करने वाले हैं। और सबसे पहले जो आपको यहाँ पे दिख रहा है दैट लेट्स टॉक अबाउट द नाउन। नाउन क्या है? नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। ऐसे तो आप सिंपल बोले तो कहा जाता है नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, मतलब जो कुछ भी आप बोल रहे हो, जो कुछ भी आपको दिख रहा हो, दैट इज व्हाट, दैट इज कॉल्ड नाउन। राइट, लेट्स गो विद द डेफिनेशन। राइट, आप फील करते हैं, आइडिया आता है, जो कुछ भी आपके दिमाग में आ रहा है, वो पर्सन हो, प्लेस हो, थिंग हो, आइडिया हो, एनिमल हो, फीलिंग हो, तो वो सारी चीजें क्या हैं? वो सारी चीजें की सारी चीजें नाउन है। मीन्स अ नाउन इज अ वर्ड which is used, कैसे यूज होता है? as a person, place, thing, animal, feeling and idea, means that is called noun. Talking about, let's see some example. अगर हम कुछ example की बात करें तो we have Ashok is a nice boy. अब ये जो अशोक इज ए नाइस बॉय है, ये एक सेंटेंस मैंने लिखा है, अशोक इज ए नाइस बॉय। अब इसमें ये खोजना है कि नाउन क्या है इसमें। राइट, तो लेट्स टॉक अबाउट द नाउन। अशोक क्या है? यहाँ पे एक नाउन है। बॉय क्या है? नाउन है। अब देखिए यहाँ पे इज भी है, अ भी है और नाइस भी है। अब ये पता करना है कि इस पूरे सेंटेंस में अलग अलग वर्ड्स लिखे हुए हैं और एक कंप्लीट वर्ड बन के एक सेंटेंस बना है, मिक्सचर ऑफ वर्ड्स बन के। अब ये जो सेंटेंस है, इसमें जितने भी वर्ड्स हैं सबका कोई ना कोई जॉब है। राइट, सबका कोई ना कोई जॉब है और सबका एक अलग अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच है। ठीक है, तो अशोक है, अशोक इज अ नाउन, बॉय इज अ नाउन। अब आगे चर्चा करेंगे कि इज क्या है, अनाइस क्या है। हम जैसे आगे आगे आप वीडियो देखते जाएंगे, आपको पता चलते जाएगा कि हम एक सेंटेंस में जो जो वर्ड्स होते हैं उसका क्या क्या यूज होता है और उसके कैसे कैसे यूजेस होते हैं। राइट, जैसे यहाँ पे अकबर वॉज ए ग्रेट किंग, मैंने लिखा अकबर वॉज अ ग्रेट किंग, मतलब अकबर जो था एक महान राजा था। अकबर वॉज ए ग्रेट किंग। तो लेट्स टॉक अबाउट द अकबर। यहाँ पे अकबर जो है वो नाउन है और राजा जो है वो नाउन है, बाकी अलग में इसमें रहस्य है। राइट, तो ये भी पार्ट्स ऑफ स्पीच का हिस्सा है। जैसे जैसे हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच डील करेंगे तो पता चलेगा कि ये सबका रोल क्या है, इसमें जितने भी वर्ड्स आ रहे हैं उन सबका अलग अलग रोल है और उस रोल में उसको क्या क्या कहेंगे ये आपको समझ में आएगा। राइट, अब आते हैं, मूव करते हैं प्रोनाउन पे, क्योंकि इसकी पूरी डिटेलिंग है। मतलब अगर आप नाउन पढ़े तो नाउन के पार्ट्स, नाउन के टाइप्स क्या हैं, उसका अलग अलग। तो ये स्पोकन के पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर हम आपको स्पोकन में पढ़ना है तो आपको ये ओवरव्यू जानना है कि नाउन किसको कहते हैं, प्रोनाउन किसको कहते हैं, वर्ब किसको कहते हैं, ये तमाम चीज़ें। उसके आगे का जो भी पार्ट्स ऑफ स्पीच है, एडवर्ब किसको कहते हैं, प्रीपोजिशन किसको कहते हैं, कंजंक्शन किसको कहते हैं, ये ओवरव्यू आइडियाज़ आपको जरूरी है जानना। लेकिन अगर आप इसकी डिटेल में जाना चाहें तो फिर हम कॉम्पिटिटिव इंग्लिश की चर्चा करेंगे और उसमें फिर पढ़ेंगे कि ये क्या क्या है। अगर आप डिटेलिंग के लिए जानना चाहें तो सेफ हैंड्स के फाउंडेशन पे आपको अभिषेक आनंद सर मिलेंगे जो आपको बताएंगे कि इसके डिटेल में क्या क्या चीज़ें हैं। और उसके लिए भी हमारे पास, आप जैसे ही आप यूट्यूब में जाएंगे और तमाम तरह की वीडियोज़ हैं और आपको क्लासेस भी मिलेंगी। अगर आप उसको पहले देखिए, अगर आपको लगे कि हमको क्लास करने की ज़रूरत है इन डिटेल, और मैं आपको पहले भी वादा कर चुका हूँ कि जो भी चीज़ें आपको मिलेंगी वो ग्रेड 1 का मिलेगा, इसमें कहीं कोई कोताही नहीं होगी। तो वो तमाम चीज़ें आपको मिलती रहेंगी। अगर आप कॉम्पिटिटिव इंग्लिश में किसी चीज़ की भी तैयारी करते हैं तो फैसिलिटीज़ आपको मिला। आप एसएससी में हो, बैंकिंग की तैयारी करते हो, आप जो जिस चीज़ में भी इंग्लिश की ज़रूरत है, क्योंकि आज का दौर जो है वो इंग्लिश का है और इस सेक्शन में हर वो चीज़ इंग्लिश में हो रहा है। तो आप जिस भी एग्जाम की तैयारी करते हो, अगर आपको उसको पढ़ने की ज़रूरत है तो कहीं नहीं जाना है कि दैट वी आर ऑन द प्लेटफॉर्म। हम आपको वो भी चीज़ प्रोवाइड कराएंगे। आप उस पर्टिकुलर यूट्यूब चैनल के और वीडियोज़ में देख सकते हैं कि उसमें कॉम्पिटिटिव इंग्लिश की भी वीडियोज़ हैं। और अगर आपको उसमें डिटेल पढ़ना है तो वहाँ जा सकते हैं। लाइव क्लासेस के थ्रू अभिषेक आनंद से जुड़ सकते हैं और उसमें हम लोग भी हेल्प करने वाले हैं। तो जितनी भी तरह की आपको मदद होगी वो आपकी करी जाएगी। और कहीं से संकोच नहीं करना है कि कैसे पूछना है। आप पूछने के लिए आपके पास अलग अलग पोर्टल हैं, आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। अभी चूँकि ऑनलाइन क्लासेस चल रहा है, आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, आप फ़ोन कॉल्स कर सकते हैं, आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं।
आप टेलीग्राम चैनल पे पूछ सकते हैं। तो आपके पास अलग अलग प्लेटफॉर्म्स है जिससे कि आप क्वेश्चन कर सकते हैं, क्यूरी कर सकते हैं। और हम लोग एक दिन ऐसा रखेंगे जिसमें जितने भी लोग हैं एंटायर, जितने भी जुड़े हुए लोग हैं, हम लोग मीट ऐप पे या फिर गूगल डुओ पे जो लाइव चैट होता है या फिर जूम पे हम लोग आएंगे और आपको जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उसका सॉल्यूशन भी किया जाएगा, हम आपसे बात भी करेंगे। तो दैट इज़ द वे। तो जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो ये मैं नाउन की चर्चा कर रहा था। चलिए आगे बढ़ते हैं टॉपिक पे। नाउ टॉकिंग अबाउट द प्रोनाउन। कहा जाता है प्रोनाउन इज अ वर्ड, मैंने यहाँ लिखा है प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड टू रिप्लेस द नाउन। इसको हम दूसरे शब्द में ये भी कह सकते हैं प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड टू इंस्टीड ऑफ नाउन। इंस्टीड का मतलब होता है के बदले में, मतलब नाउन को जो सपोर्ट करे, नाउन का जो सहायता करे। मतलब कि अगर सपोज कीजिए कि हम यहाँ पे नहीं हैं, हम यहाँ पे चले गए यहाँ से और मेरे बदले में कोई सपोर्ट करने मेरे को आ गया, अगर कुछ वैसे मतलब वो जो सपोर्ट कर रहा है, जो सपोर्टिंग एक्टिविटी है, जो सपोर्ट करने वाला है, वो उसके बदले में आ रहा है, जो नाउन है उसके जगह पे कुछ आ रहा है, तो उसको क्या कहेंगे? दैट इज कॉल्ड प्रोनाउन। या फिर उसको कह सकते हैं प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड टू रिप्लेस, जो रिप्लेस कर रहा है किसको? तो नाउन को। जो नाउन को रिप्लेस कर रहा है उसको हम क्या कहेंगे? उसको प्रोनाउन कहेंगे। और इसका भी इंग्लिश में उतना ही इंपॉर्टेंट है। आप आइए एग्जाम्पल से समझते हैं कि इसमें प्रोनाउन कहाँ है और प्रोनाउन का कैसे यूज करते हैं। लेट्स टॉक अबाउट इट। यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल लिखा है, प्रीति इज अ गुड टीचर। प्रीति एक अच्छी शिक्षक है। प्रीति इज अ गुड टीचर। सी लव्स टीचिंग। वह पढ़ाना क्या करती है? पढ़ाने से प्यार करती है और पढ़ाती है। सी लव्स टीचिंग। तो प्रीति इज अ गुड टीचर मैंने कहा, तो प्रीति एक नाउन है और प्रीति के जगह पे यहाँ पे किसका यूज करा गया है? शी का यूज मैंने करा है। तो यहाँ पे प्रीति इज अ गुड टीचर, सी लव्स टीचिंग। इट मीन्स क्या हुआ कि जो सी आया है वो किसके लिए आया है? प्रीति के लिए आया है। अगर हम यहाँ पे ये कहते हैं प्रीति इज अ गुड टीचर, प्रीति लव्स टीचिंग, तो ये सेंटेंस क्या होता? बोरिंग होता और ये सेंटेंस भद्दा लगता कहने में। इसके लिए हम लोग इसको और कंफर्टेबल और इफेक्टिव बनाते हुए हम यहाँ पे किसका यूज कर रहे हैं? प्रोनाउन का यूज कर रहे हैं। और हम क्या कह रहे हैं? प्रीति इज अ गुड टीचर, सी लव्स टीचिंग। उसी की तरह से मैंने यहाँ पे एक दूसरा एग्जाम्पल लिखा है जिससे आपको और समझ में आया। रोहन इज एब्सेंट। रोहन क्या है? एब्सेंट है, छुट्टी पे है, बिकॉज ही इज इल। अब यहाँ पे बिकॉज जो है, कुछ लोग इसको बिकाउज पढ़ते हैं, बिकॉज, इट्स बिकॉज। तो जो बिकॉज है इसका जो यूज है ये क्या है? दैट इज कंजंक्शन। ये क्या कर रहा है? जोड़ने का काम कर रहा है, जो हम आगे आने वाले मतलब आगे पार्टिसिपल स्पीच में उसकी चर्चा करेंगे। तो रोहन इज एब्सेंट बिकॉज ही इज इल। क्यों एब्सेंट है? तो वह बीमार है। तो वह जो आ रहा है, जैसे आप हिंदी में समझे, हिंदी से समझे, रोहन आज एब्सेंट है, रोहन इज एब्सेंट, रोहन एब्सेंट है, रोहन छुट्टी पे है, बिकॉज क्योंकि ही इज एब्सेंट, सॉरी ही इज इल, वह क्या है? बीमार है। तो अब मैंने जो यहाँ पे ही की चर्चा करा, दैट ही इज अ प्रोनाउन। किसके जगह पे आया है? फिर से आप समझिए, किसके जगह किसको रिप्लेस किया है? रोहन को रिप्लेस किया है। और रोहन को रिप्लेस करने के बाद क्या आया यहाँ पे? ही आया है। तो ही जो हुआ वो क्या हुआ? बताइए क्या हुआ? ही हुआ प्रोनाउन। तो दैट इज रोहन इज एब्सेंट बिकॉज ही इज इल। टॉक अबाउट द थर्ड, मैंने यहाँ पे चर्चा करा वर्ब का। आपको एक चीज बता दूं, जो वर्ब है दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द ग्रामर। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और स्पेशली स्पोकन इंग्लिश में जितने भी वर्ड्स और जितने भी सेंटेंसेस हम बनाते हैं वो किस पे बेस्ड होता है? दैट इज बेस्ड अपॉन द वर्ब। तो वर्ब का जो चर्चा है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और वर्ब आपको जानना जरूरी है कि हम वर्ब का कैसे यूज करेंगे आने वाले क्लासेस में। जो हमारे टेंसेस है वो वर्ब बेस्ड होता है। कम्युनिकेशन में जब हम अगर आप ट्रांसलेशन की बात करते हैं तो वर्ब बेस्ड होता है। तो मैक्सिमम जो इंग्लिश है वो किस पे बेस्ड है? वर्ब पे बेस्ड है। तो आइए वर्ब को समझते हैं क्या होता है। वर्ब इज अ वर्ड यूज्ड टू एक्सप्रेस एन एक्शन स्टेट। एक्शन को एक्सप्रेस करता है। एक्शन का मतलब काम को एक्सप्रेस करता है। इसको हिंदी में क्रिया भी कहते हैं। एक्शन का मतलब क्या होता है? काम को एक्सप्रेस करता है। फिजिक्स पढ़े होंगे, वहां पे एक्शन, जो भी हम एक्शन करते हैं, जो भी हम काम करते हैं, हमारा जो भी वे होता है, वट एवर द मीन्स, जो हम काम करते हैं, जो जहां से काम का बोध हो, हिंदी में कहा जाए जहां से काम का बोध हो, जहां से हम काम को एक्सप्रेस करें, दैट इज कॉल्ड व्हाट? दैट इज कॉल्ड वर्ब। जहां से हम काम का बोध करते हैं उसको क्या कहते हैं? वर्ब। और वर्ब की जो हम चर्चा करेंगे, वर्ब इज अ वर्ड यूज्ड टू एक्सप्रेस एन एक्शन और स्टेट।
तो उसको हम क्या कहेंगे, दैट इज कॉल्ड वर्ब। अब मैंने कुछ एग्जाम्पल लिखा है यहाँ पे, आई एम राइटिंग अ लेटर। मैंने क्या कहा, आई एम राइटिंग अ लेटर। आप इसमें समझिए कि इसमें जो वर्ब है वो क्या है। आप देख रहे हैं आई का मतलब मैं, एम। अब यहाँ पे जो राइटिंग है ये काम क्या कर रहा है, लिखने का काम कर रहा है। इट इज वर्किंग फॉर राइटिंग। ये जो आदमी है, मैं जो क्या कर रहा हूँ, लिखने का काम कर रहा हूँ। तो जो लिखना है वो क्या है, जो लिखना है वो वर्ब है, दैट इज कॉल्ड वर्ब। जैसे यहाँ लिखा आई एम अ टीचर, क्या हूँ, मैं एक शिक्षक हूँ। अब यहाँ पे वर्ब क्या है, तो यहाँ पे ये वर्ब हो गया, राइट। जो एम है दैट इट इज वर्किंग लाइक एज ए वर्ब। अब यहाँ पे ही गोज टू मार्केट, ही गोज टू मार्केट। अब ये जो चर्चा करने वाली बात है, जो हम आने वाले क्लासेस में बात करेंगे जब हम टेंस पढ़ेंगे, तो इसके लिए आपको ये सीरीज में बने रहना जरूरी है कि ही गोज टू मार्केट। चलो ठीक है, तो ही के साथ हम गोज यूज करें, मतलब इस तरह के जो सेंटेंसेस बन रहे हैं वो क्यों बन रहे हैं, कैसे बन रहे हैं, इसको आने वाले क्लासेस में हम चर्चा करेंगे। फिलहाल हम वर्ब के डेफिनेशन पे बात कर रहे हैं और उसके एग्जांपल्स की बात कर रहे हैं। तो मैंने कहा ही गोज टू मार्केट। अब ये जो गोज है ये क्या है, ये जो गोज है ये वर्ब का फिफ्थ फॉर्म है, राइट। और ये क्या कर रहा है, ही गोज टू मार्केट, मतलब कि वह बाजार क्या करता है, जाता है। तो जाना जो है ये काम दिखा रहा है। जाना क्या है, इट शोज द एक्शन। और जब हम एक्शन की बात करते हैं तो वर्ब की बात करते हैं। तो जो गोज है वो क्या हुआ, वो वर्ब हुआ। और इसके बाद हम अगले पार्ट्स ऑफ स्पीच की चर्चा करेंगे, एडजेक्टिव की चर्चा करेंगे। तो चलते हैं वर्ब के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो एडजेक्टिव है। हम लोग एडजेक्टिव की चर्चा करते हैं और एडजेक्टिव के बारे में जानते हैं कि क्या होता है। तो लेट्स टॉक अबाउट द डेफिनेशन ऑफ एडजेक्टिव। एंड एडजेक्टिव इज अ वर्ड, एडजेक्टिव एक वर्ड है यूज्ड टू ऐड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ नाउन। इसमें क्या होता है, इसका मतलब हम अलग अलग तरीके से इसको डिफाइन कर सकते हैं। चलिए हम कुछ और डेफिनेशन बताते हैं जिससे एडजेक्टिव और आसान हो जाए। सबसे पहली बात तो ये कि एडजेक्टिव इज अ वेरी इसेंशियल पार्ट ऑफ इंग्लिश। मतलब कि हम इंग्लिश को ब्यूटीफाई करने के लिए एडजेक्टिव का यूज़ करते हैं। एडजेक्टिव का यूज़ किसी भी नाउन को और प्रोनाउन के गुडनेस और बैडनेस बताने के लिए भी करते हैं। लेकिन अगर किसी नाउन के मीनिंग में अगर हम कुछ ऐड भी कर दें, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड, राइट। हम कुछ भी ऐड करते हैं, सिंपल आप समझिए कि वो क्या होता है, दैट इज कॉल्ड एडजेक्टिव। तो ये डेफिनेशन जो कह रहा है, एन एडजेक्टिव इज वर्ड विच एडजेक्टिव इज अ वर्ड यूज्ड टू ऐड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ नाउन इज कॉल्ड एडजेक्टिव। इसको क्या कहेंगे, दैट इज कॉल्ड एडजेक्टिव। आप इसको अलग अलग तरीके से आपको बताया भी गया है और आप समझते भी हैं। और आपको अलग अलग जगह पे कहीं आपको ये बताया गया कि नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताने वाले को विशेषण कहते हैं। तो एडजेक्टिव का जो हिंदी है वो क्या है, विशेषण है। तो आप ये भी समझ सकते हैं कि विशेषण मतलब जो विशेषता बताए, किसका, तो नाउन और प्रोनाउन का। जो विशेषता बता रहा है उसको क्या कहेंगे, एडजेक्टिव कहेंगे, दैट इज कॉल्ड एडजेक्टिव। तो जो विशेषता बता रहा है, जो उसकी क्वालिटी बता रहा है, जो उसके गुण को बता रहा है, जो उसको अवगुण को बता रहा है, जो उसमें क्वालिटी क्वांटिटी ये सब चीज़ें अगर बता रहा है कुछ उसमें, तो वो सारे को क्या कहेंगे, दैट वी कॉल्ड एडजेक्टिव। उसको हम एडजेक्टिव कहते हैं। टॉकिंग अबाउट, अगर हम इसकी बात करें, अगर हम इसकी एग्जाम्पल्स की बात करते हैं, तो मैंने यहाँ पे लिखा है सी इज अ ब्रेव गर्ल, राइट। तो हम अगर आप पढ़े होंगे तो आपको ये पता चला होगा कि सी क्या है, गर्ल क्या है, ये सब आपको पता है, चूंकि हम इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच में चर्चा कर रहे हैं और अभी आगे भी करेंगे। तो चूंकि इसकी चर्चा कर चुके हैं, अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ब्रेव की। ब्रेव का मतलब क्या होता है पहले जान जाए। ब्रेव का मतलब बहादुर, ठीक है। लड़की का मतलब आपको पता ही होगा, लड़की। आप हर दिन गर्ल का मतलब पता ही होगा कि क्या होता है, राइट। तो गर्ल का मतलब लड़की, और शी मतलब एक लड़की के लिए कहा जाता है वह, सी इज अ ब्रेव गर्ल। तो वह कैसी लड़की है, तो सी इज अ ब्रेव गर्ल। और जो ब्रेव गर्ल है, ब्रेव का मतलब क्या हुआ, बहादुर है। तो अगर कोई पूछा कैसी लड़की है, तो बहुत बहादुर, वो बहादुर लड़की है। जब हम बहादुर की बात कर रहे हैं, ब्रेव की बात कर रहे हैं, तो ये क्या बता रहा है, इट इज शोइंग द क्वालिटी ऑफ व्हाट, द गर्ल। और गर्ल क्या है, नाउन है। तो जो क्वालिटी बता रहा है वो क्या होगा, दैट इज, ये जो क्वालिटी बता रहा है और जो क्वालिटी है इसको क्या कहेंगे, दैट इज कॉल्ड एडजेक्टिव। इसको क्या कहेंगे, ये हमारा क्या हुआ, एडजेक्टिव हुआ। जैसे दूसरे एग्जांपल में, ही इज अ टॉल बॉय, ही इज अ
टॉल बॉय, वह कैसा लड़का है, तो वह लंबा लड़का है। तो लड़का कैसा है भाई, तो लड़का लंबा है, ही इज ए टॉल बॉय। तो जो टॉल हुआ वो क्या है, ये हमारा एडजेक्टिव है, दैट इज कॉल्ड एडजेक्टिव। अब यहाँ पे देखिए, ये जो दूसरा एक तीसरा एग्जाम्पल है, देयर आर 20 बॉयज इन द क्लास, देयर आर 20 बॉयज इन द क्लास, कितने बच्चे हैं क्लास में, तो 20 बच्चे हैं। देयर आर 20 बॉयज, कितने लड़के हैं, तो 20 लड़के हैं। कहाँ पे, तो क्लास में। तो क्लास में कितने बच्चे हुए, अगर ये बताना है तो ये जो 20 है ये क्या बता रहा है, इसकी क्वांटिटी को बता रहा है कि भाई कितने बच्चे हैं, ये नंबर्स डिनोट कर रहे हैं। तो ये कितने बच्चे हुए, 20 बच्चे हैं, 20 बॉयज आर देयर, दैट्स व्हाई 20 इज व्हाट, ये हमारा यहाँ पे क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। तो ये ऐसे आपको समझना है, और आपको और एग्जाम्पल्स भी बनाने हैं। तो आप ध्यान रहे कि जो भी आप पढ़ रहे हैं उसके एग्जाम्पल्स भी बनाएंगे, सेट ऑफ एग्जाम्पल्स बनाएंगे और उसको कमेंट में जरूर कमेंट करेंगे। एडजेक्टिव जैसे मैंने चर्चा करा नाउन का, मैंने चर्चा किया वर्ब का, मैंने चर्चा किया, अभी मैं एडजेक्टिव की चर्चा कर रहा हूँ। जब हम एडजेक्टिव की चर्चा करते हैं तो इस बात का भी ध्यान रखना है कि एडजेक्टिव सिर्फ यही नहीं है, एडजेक्टिव भी तमाम तरह के हैं, उसके बहुत सारे बहुत सारे ग्रुप्स हैं, बहुत सारे एडजेक्टिव के रूल्स हैं, और बहुत सारा एडजेक्टिव का पार्ट है, और सब पार्ट स्पोकन में नहीं पढ़ना है। तो हम अभी जो इस कम्युनिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से है मैं उसकी चर्चा कर रहा हूँ। अगर हम फिर डिटेल में जाएंगे तो कॉम्पिटिटिव का पार्ट होगा, और फिर हम कॉम्पिटिटिव की चर्चा कॉम्पिटिटिव वाले क्लास में करें तो ज़्यादा बेहतर है। मूविंग टुवर्ड्स द एडवर्ब, जब हम एडवर्ब की बात करते हैं तो एन एडवर्ब इज अ वर्ड यूज्ड टू ऐड समथिंग, कहाँ, टू द मीनिंग ऑफ वर्ब, किसके मीनिंग में, वर्ब, फिर कहाँ एडजेक्टिव, और फिर कहाँ अनदर एडवर्ब। कुछ भी ऐड हो रहा है मतलब कि हम अगर उस वर्ब को, उस एडजेक्टिव को और उस वर्ब एडवर्ब को भी और ब्यूटीफाई कर रहे हैं, उसमें और कुछ ऐड कर रहे हैं, उसको और खूबसूरत बना रहे हैं, और मॉडिफाई कर रहे हैं, और एडॉर्न कर रहे हैं, तो हम क्या कहेंगे उसको, दैट्स वी कॉल एडवर्ब। तो वही कह रहे हैं, ही फिनिश्ड द वर्क क्विकली, जो क्विकली है वो क्या है, एडवर्ब है। कैसे काम कंप्लीट करा, तो क्विकली, बहुत जल्दी से। तो ये जो बना वो क्या है, दैट क्विकली, ये हमारा क्या हुआ, दैट इज कॉल्ड एडवर्ब। सी दिस फ्लावर इज वेरी ब्यूटीफुल, लोग इसको ब्यूटीफुल कहते हैं, ब्यूटीफुल नहीं है, आपको ध्यान में रखना है, दिस इज नॉट कॉल्ड ब्यूटीफुल, इट्स ब्यूटीफुल, राइट। द फ्लावर, इसको फ्लावर कहते हैं, बहुत सारे लोग क्या कहते हैं, फ्लावर। तो प्रोनाउंसिएशन में हमको क्या पढ़ना है, इसको फ्लावर। तो क्या है, दिस फ्लावर इज भेरी, लोग क्या कहते हैं, भेरी, आप सुने होंगे बहुत लोगों का जो टोन है या जो प्रोनाउंसिएशन है वो कहते हैं दिस फ्लावर इज वेरी ब्यूटीफुल। तो ऐसे नहीं बोलना है, इसको कैसे बोलना, ये सीखना है कि हमको बोलना कैसा है, और ये तो समझना ही है कि ये क्या है, हाउ टू स्पीक, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि हम कम्युनिकेशन को कैसे कम्युनिकेट कर रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे ध्यान देना है, हम एक एक वर्ड आपको बता रहे हैं। दिस फ्लावर, क्या बोलेंगे, फ्लावर। तो जब फ्लावर बोलेंगे तो हमारा जो वे ऑफ स्पीकिंग होगा वो लिप्स मूवमेंट के साथ होगा, हमारा जो लोअर लिप है वो अपर लिप को टच करेगा। तो हम कैसे बोलेंगे, दिस फ्लावर, दिस फ्लावर इज वेरी, क्या बोलेंगे, वेरी, ना कि भेरी, क्या बोलेंगे, वेरी। और उसके बाद ब्यूटीफुल, क्या बोलेंगे, ब्यूटीफुल। तो दिस फ्लावर इज वेरी ब्यूटीफुल। अब यहाँ पे जो एडवर्ब है, द प्लेस ऑफ एडवर्ब इज दिस वेरी, क्या है, वेरी जो है हमारा वो क्या है, दैट इज एडवर्ब। ही रन्स वेरी फास्ट, वो दौड़ता है, कैसे दौड़ता है, बहुत तेज दौड़ता है। तो दैट वेरी इज व्हाट, एडवर्ब। होप आप समझ गए होंगे। नाउ टॉकिंग अबाउट द प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन क्या है, आप समझ रहे होंगे, प्रीपोजिशन, राइट। अगर आप इसको तोड़ें तो आप समझते होंगे प्रीपोजिशन, पोजीशन से प्री मतलब क्या होता है, पहले। अब प्रीपोजिशन इज अ वर्ड यूज्ड विथ किसके किसके साथ, नाउन और प्रोनाउन। किसके साथ यूज हो रहा है ये, नाउन और प्रोनाउन के साथ। टू शो हाउ द पर्सन और थिंग डिनोटेड बाय द नाउन और प्रोनाउन स्टैंड्स इन द रिलेशन टू समथिंग एल्स, वो किस तरीके से खड़ा हो रहा है और वो किससे कैसे रिलेशन बना रहा है, इस पे डिपेंड करता है, राइट।
और उसके जो नाउन और प्रोनाउन के बीच में, ये जो नाउन के बीच में जो आ रहा है दैट इज कॉल्ड, आप यहाँ पे फिर से समझिए, उसको क्या कहेंगे, उसको प्रीपोजिशन कहेंगे। और प्रीपोजिशन जो है वो इंग्लिश का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है, इट इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इंग्लिश, राइट। तो फिर से समझिए, अ प्रीपोजिशन इज अ वर्ड यूज्ड विथ नाउन, किसके साथ, नाउन और प्रोनाउन, किसके साथ यूज हो रहा है, नाउन के साथ और प्रोनाउन के साथ, टू शो, क्या शो, हाउ द पर्सन और थिंग्स डिनोटेड बाय द नाउन और प्रोनाउन स्टैंड्स इन रिलेशन टू द समथिंग एल्स। तो इसको हम क्या कहेंगे, दैट इज कॉल्ड प्रीपोजिशन। जब हम प्रीपोजिशन की चर्चा करते हैं तो आपको एग्जांपल से और क्लियर होगा। जैसे मैं यहाँ लिख रहा हूँ गोइंग टू मार्केट, गोइंग टू मार्केट, आप इसको देखिए और पढ़ने का तरीका समझिए, गोइंग टू मार्केट है ना, तो व्हाट विल हैव टू रीड, गोइंग टू मार्केट, हम क्या पढ़ेंगे, गोइंग टू मार्केट। तो जो टू है दैट इज कॉल्ड प्रीपोजिशन। यहाँ पे टू आ रहा है, मतलब ये बता रहा है कि हम कहाँ जा रहे हैं, तो हम मार्केट जा रहे हैं, इसलिए यहाँ पे टू, इट इज व्हाट, इट इज कॉल्ड प्रीपोजिशन। जैसे स्टूडेंट्स क्लास, स्टूडेंट्स क्लास, अगर हम दोनों अगर एक साथ अलग अलग लिखें स्टूडेंट्स, मैं चलो इनको मिटाता हूँ, स्टूडेंट्स क्लास, कोई मीनिंग नहीं है ना कोई रिलेशन है, लेकिन हम इसको रिलेट करते हैं तो सिर्फ एक प्रीपोजिशन डाल दें, स्टूडेंट्स इन क्लास, तो हमारा यहाँ पे सेंस भी आ रहा है, मतलब भी पता चल रहा है और एक कंप्लीट सेंटेंस भी बन रहा है, भाई बच्चे कहाँ, क्लास में। तो स्टूडेंट्स इन क्लास, तो आप देख रहे हैं कि जो ये अंडरलाइन पार्ट हो गया वो क्या है, इन जो है वो क्या है, दैट इज कॉल्ड प्रीपोजिशन। ये प्रीपोजिशन की तरह काम कर रहा है। जैसे गर्ल, द गर्ल इज फाउंड ऑफ म्यूजिक, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जो म्यूजिक है, जो फाउंड, जो म्यूजिक के पहले आया है ऑफ, ये क्या है, ये जो है प्रीपोजिशन है, ये क्या है, प्रीपोजिशन है। तो हम ऐसे प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। चलिए अब आगे पढ़ते हैं। चलिए तो अब चर्चा करते हैं कंजंक्शन का। ये कंजंक्शन क्या है, कंजंक्शन इज अ वर्ड, ये कंजंक्शन एक वर्ड है जो क्या करता है, ज्वाइन करता है, किसको किसको ज्वाइन करता है, दो वर्ड्स को ज्वाइन करता है और सेंटेंसेस को ज्वाइन करता है। अगर हम जिसको भी ज्वाइन करना चाहें, वर्ड को ज्वाइन करना चाहें तो कर सकते हैं, और सेंटेंस को भी ज्वाइन करना चाहें, मतलब ये सेंटेंस को और वर्ड को एक्सटेंड करने में काम करता है ज्वाइन करके, क्योंकि हमको पता है कि ये, और इसको कंजंक्शन के साथ इसको क्या कहते हैं, कनेक्टर भी कहते हैं हम। ये क्या है, एक कनेक्टर है। कनेक्टर का काम क्या होता है, आप देखे होंगे इलेक्ट्रिसिटी स्विच में, हम अगर मोबाइल को बेड पे लेकर सोना होता है तो हम किसका यूज़ करते हैं, कनेक्टर का काम करते हैं, और उसको लंबा कर देते हैं और लेके आराम से वहाँ पे रख के और सो जाते हैं। कभी कभी क्या होता है कि अगर कूलर चलाना हो, स्विच बोर्ड कहीं है और कूलर यहाँ पे रखना हो, गर्मी का समय है अभी, तो हम लोग क्या करते हैं, वहाँ से कनेक्टर लगाते हैं और यहाँ पे लगा रख लेते हैं। तो इसी तरीके से इंग्लिश में भी कनेक्टर का काम करता है कंजंक्शन। कंजंक्शन ही कनेक्टर है, कनेक्टर ही कंजंक्शन है, ऐसा भी कह सकते हैं, राइट। तो टॉकिंग अबाउट द कंजंक्शन, मैंने डेफिनेशन की चर्चा किया और मैंने बताया कि कंजंक्शन क्या है, ये ज्वाइन करता है, किसको ज्वाइन करता है, मतलब ऐड करता है, ऐड करता है, किसको ऐड करता है, वर्ड्स को और सेंटेंसेस को ऐड करता है, राइट। जैसे 2 and 2 is 4, he is absent, आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे समझिए, ये सेंटेंस है दो। जैसे मैं आपको बताया था कि he is absent, क्या है, he जो है ये प्रीपोजिशन, ये प्रोनाउन है, absent because एक सेंटेंस बन रहा है, he is absent because he is ill। तो आप देखिए दो सेंटेंस है, चलिए because हम मिटा दे रहे हैं, अब देखिए he is absent, he is ill। अब ये जो दो सेंटेंस है दोनों अलग अलग लिखा हुआ है, ये समझ ही में नहीं आ रहा है कि इस दोनों सेंटेंस में क्या मिलान है, कोई रिलेशन है भी या नहीं है, कोई ऐड होगा कि नहीं होगा। तो अगर हम यहाँ पे लिख दें बिकॉज, तो क्या हो रहा है यहाँ पे, अब जैसे ही बिकॉज लिखते हैं तो ही इज एब्सेंट बिकॉज हेजल, राइट। तो अब जैसे ही लिखते हैं तो एक सेंस आ रहा है कि वह एब्सेंट है क्योंकि वह बीमार है। तो मैंने पिछले एग्जाम्पल में भी बताया था, सेम एग्जाम्पल रिपीट किया हूँ, क्योंकि आप भूले ना, आप इससे कनेक्टेड रहें कि कंजंक्शन का यूज कैसे होता है। मैं जब वहाँ बता रहा था तो मैंने बताया था कि यही एग्जाम्पल दिया था और मैंने बताया था, और फिर यहाँ बता रहा हूँ कि जो बिकॉज हो गया ये क्या हो गया, दैट इज कॉल्ड कंजंक्शन। तो कंजंक्शन हम कैसे कैसे करते हैं, बट और एंड, ये सारे के सारे क्या हुए, कंजंक्शन हुए। अब यहाँ पे चलते हैं, आई रन फास्ट,
मैं बहुत तेज दौड़ा बट लेकिन मिस द ट्रेन। अब देखिए यहां पे मैं फिर से बता रहा हूं, आई रैन फास्ट, मैंने इलिप्सिस की चर्चा करी थी, मैं यहां पे कह सकता हूं आई रैन फास्ट, मैंने तेज दौड़ा बट आई मिस द ट्रेन। मैं यहां पे लिख सकता था आई मिस्ड द ट्रेन, बट आप देख रहे होंगे मैंने यहां पे आई नहीं लिखा, आई को क्या किया, लीव आउट कर दिया। क्या किया, लीव आउट कर दिया, ओमिट कर दिया। ओमिट कर दिया मतलब मिटा दिया। मैं जो पिछले वीडियो में चर्चा किया था इलिप्सिस का, फिर यहां पे मैं चर्चा कर रहा हूं कि आप उसको भूले नहीं और उससे कनेक्ट करें। तो फिर आई रैन फास्ट, मैं तेज दौड़ा, बट ये बट किसका काम कर रहा है, ये कंजंक्शन का काम कर रहा है। बट किसका काम कर रहा है, कंजंक्शन का। मिस द ट्रेन, लेकिन फिर भी क्या हुआ, मैं ट्रेन को मिस कर गया, मेरी ट्रेन क्या हो गई, छूट गई। तो मैं यहाँ पे कह रहा हूँ, यहाँ पे जो आई था उसको मैंने ओमिट किया और ये बता रहा हूँ क्योंकि इसका इलिप्सिस में कोई यूज नहीं है, लेकिन फिर मैं बता रहा हूँ यहाँ पे कि मैंने जो कल चर्चा किया था कि हम एक सेंटेंस में वर्ड्स के रिपीटेशन को रोक सकते हैं। जैसे आप फिर से देखिए, आई रैन फास्ट बट यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ आई मिस द ट्रेन, लेकिन मैंने क्या करा, मैंने यहाँ पे आई को ओमिट किया और जो ओमिटेड है, अब ये इसको जो हम बोलेंगे इसको क्या कहेंगे, इलिप्सिस। और जो ये किया गया प्रोसेस मतलब उसको बताया था इलिप्टिकल। तो फिर मैं याद दिलाऊं कि जो बट है वो क्या है, दैट इज कॉल्ड कंजंक्शन। तो आई रैन फास्ट बट मिस द ट्रेन, मैं तेज दौड़ा इसके बावजूद मेरा क्या हुआ, ट्रेन छूट गया। अब आते हैं इसके बाद इंटरजेक्शन पे। इंटरजेक्शन, इट्स वेरी सिंपल टू say interjection is a word which express certain feelings। अगर हमें certain feelings को express करना हो, अचानक से कुछ होता हो तो हम express करते हैं। जैसे कभी कभी आप सुनते होंगे कि अगर बाढ़ कहीं आ गई हो और आपका कोई करीबी या कोई गरीब या कोई भी वो उसका बुरा हुआ हो, ठीक है, तो हम कहते हैं ओ माई गॉड, ओ माई गॉड, तो वी एक्सप्रेस लाइक दिस, ओ माई गॉड। अगर अचानक से किसी को चोट लग गया हो, आप सुने हो, आपको दुख पहुंचा हो, तो हम क्या कहते हैं, ओह। अगर हम जैसे पहले क्या होता था, हम लोग क्रिकेट खेलते थे, आपको याद होगा पार्ले जी पे हम लोग अभी लॉकडाउन में बहुत गांव में आप जब जाइएगा तो बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, तो जब मैच जीतते हैं तो हुर्रा हुर्रा चिल्लाते हैं, हिप हिप हुर्रे चिल्लाते हैं। जो हुर्रा मतलब व्हाट आर दे डूइंग, दे आर एक्सप्रेसिंग देयर सर्टेन फीलिंग्स। उनकी जो फीलिंग्स है वो जो एक्सप्रेस कर रहे हैं, दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग। वो जो एक्सप्रेस कर रहे हैं, जो एक्सप्रेशन का वे है वो क्या है, उसी को हम क्या कहते हैं, इंटरजेक्शन कहते हैं। तो हुर्रा हम कहते हैं हाय, दैट इज ऑल्सो ये साइन ऑफ एक्सप्लेनेशन है, तो हम इसको क्या कहेंगे, ये भी क्या है, इंटरजेक्शन है। हेलो, ये क्या है, ये भी इंटरजेक्शन है। तो ऐसे जो भी आपको साइन दिख रहे हैं वो सारे क्या हैं, वो सारे के सारे पार्ट किसके हैं, इंटरजेक्शन के पार्ट हैं। अलास इज डेड, अगर हम कोई अपना करीबी अगर कोई डेथ कर जाए, अगर कोई राजनेता डेथ करता है, कोई भी अगर डेथ करता है तो हम दुख व्यक्त करते हैं, तो क्या कहते हैं, अलास इज डेड। तो हम वो क्या है, दैट इज कॉल्ड इंटरजेक्शन। तो ये भी इंग्लिश का एक्सप्रेस करने एक बहुत अच्छा मीडियम है, और ये दैट इज द 8th पार्ट ऑफ स्पीच में हम इसको रखते हैं। जो एक नवा जो कहा जाता है कि इट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ स्पीच, दैट इज कॉल्ड डिटरमाइनर। डिटरमाइनर की चर्चा स्पोकन में नहीं करते हैं, जो कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। इन द स्पोकन सेक्शन हम इसको कॉम्पिटिटिव में अगर आगे ज़रूरत पड़ेगी तो मैं डिटरमाइनर जरूर बताऊंगा आपको, लेकिन ये कॉम्पिटिटिव का पार्ट है और हम इसको कॉम्पिटिटिव में डिटेल से पढ़ेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा कि डिटरमाइनर क्या होता है और इसके यूजेस क्या होती हैं। चलिए, इसके बाद जो इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो होता है प्रोनाउंसिएशन का। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट टिप्स होता है वो प्रोनाउंसिएशन का होता है। जब हम कोई चीज़ बोलें, मैं आपको वीडियो में बता भी रहा था कि हम किसी चीज़ का उच्चारण कैसे करते हैं तो क्या गलत बोल देते हैं। हमारे घर में छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, जैसे मैं आपको बताऊं कि अगर कोई यहाँ कह रहे हैं, ये आप देखिए, है ना, तो आप इसको देख सकते हैं। जैसे एक और हम लोग कहते हैं, ये 4 वर्ड मैं आज आपको बता रहा हूँ, फिर इसके एक सीरीज में मैं जाऊँगा, फिर मैं बताऊँगा कि अगर हमको वीक का अगर करना हो, जैसे मंडे ट्यूसडे को अगर बोलना हो तो कैसे बोलेंगे, अगर हमको मंथ्स का बोलना हो तो कैसे बोलेंगे, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। हम हमेशा स्पेशली द प्लेस वेयर बिलोंग
तो हमें ये जो दिक्कतें होती हैं टोन के प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, हम अपने आप को एक्सप्रेस करने में और हमेशा टोनिंग में प्रॉब्लम हो जाता है और हम टोन को क्लेरिफाई नहीं कर पाते हैं। तो आप देखिए हम गलत क्या करते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ टेबल, तो हम क्या टेबुल, ये टेबुल वाला ना, तो व्हाट वी से टेबुल, तो हमारा जो वे ऑफ टोन है वो एमटीआई प्रॉब्लम हो जाता है। हम इंग्लिश अच्छी आती है, वी नो हाउ टू स्पीक इन द प्रॉपर वे, डिस्पाइट वी आर अनएबल टू मेक अ कनेक्शन विद द पीपल वेयर विल हैव टू डू अ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, हम कम्युनिकेट करने में प्रॉब्लम होता है। तो हम क्या कहेंगे, टेबल, क्या होता है ये टेबल, टेबल, आप इसको क्या पढ़ेंगे, दैट इज कॉल्ड टेबल। मूविंग टुवर्ड्स इट्स, जैसे आप, ये तो हिंदी में पानी है, हम क्या कहते हैं पानी, लेकिन इफ यू वांट टू से दैट व्हाट इज इट, वाटर, हम क्या कहेंगे, दैट इज कॉल्ड वाटर। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट, हम इसको कहते हैं व्हाट वी से भेरी, हमारा टोन क्या होता है, हम कहते हैं भेरी, वेरी मच, तो देयर नो नीड टू से भेरी, इट्स व्हाट, वेरी, वेरी। तो इसका एक लिप्स मोमेंट है जो इंपॉर्टेंट है इंग्लिश के कम्युनिकेशन में। आप देखिए किसी को अगर ठहरना हो तो ठहरने वाले को हम कहते हैं बेट, ये बेट करना मेरा, तो हम बेट क्या करेंगे, अब बेट हम लोग पढ़े, बाजी लगाना भी हो रहा है, बेट मतलब ठहरना भी हो रहा है, बेट मतलब बेट भी है, और बेट क्या, बेट, तो बेट नहीं होता है, नथिंग, बेट कोई टर्म नहीं है, तो बेट होगा कहीं पे, बट यहाँ पे जो है, जो मैंने लिखा है, इट्स कॉल्ड वेट, इट्स नॉट बेट, व्हाट इज, इट्स कॉल्ड वेट। आप तमाम लोगों से सुनते होंगे उनका प्रोनाउंसिएशन बहुत गंदा होता है और वो कहते हैं बेट, बाटर, ए बाटर लाओ, ठीक है, किसी को वेरी, बहुत बढ़िया, अगर वेरी गुड बोलना है तो वेरी गुड नहीं बोल सकते, वो क्या, वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है। कहो, कुछ लोग तो आप कंप्यूटर यूज़ करते हैं, अभी लॉकडाउन में आप कंप्यूटर यूज़ करते होंगे, तो आप कहते होंगे, बहुत लोग वायरस डलवाते हैं, और पता ना कौन वायरस होता है, भगवान जाने, उसको क्या कहते हैं, वायरस, लोग क्या कहते हैं, वायरस, वायरस डलवा रहे हैं, वायरस, वायरस बहुत अटैक कर रहा है मोबाइल में, ये क्या वायरस अटैक कर रहा है भाई, तो दैट इज कॉल्ड वायरस। तो ये इंपॉर्टेंट है, हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे, तो चलिए हम थोड़ा प्रैक्टिस कराते हैं आपको, हम लोग दो बार इसकी प्रैक्टिस करेंगे। टेबल, मेरे साथ बोलिएगा, टेबल, 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 इसी तरीके से वाटर, वाटर, वेरी, वेरी, वेट, वेट, तो हम इसकी ऐसे प्रैक्टिस करेंगे, और आप लोग भी घर पे हैं तो आप इसकी प्रैक्टिस करें, क्योंकि घर पे रहने में आप इसको इंटरेस्टिंग तरीके से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए आज का हमारा ये सेशन रहा, ये डे 1 था, और मिलते हैं अगले टॉपिक में, अगले सीरीज़ में, जो सिलेबस के अनुसार है। आप ध्यान से रखिएगा, सिलेबस के अनुसार ही चल रहे हैं, तो जो पार्ट है सिलेबस में, अगर आप इसको थ्रूली फॉलो करेंगे तो आप आराम से इंग्लिश को कंटिन्यू कर पाएंगे और सीख पाएंगे। चलिए, थैंक यू सो मच, स्टे सेफ, स्टे होम, थैंक यू so much, have a nice day।